आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों इमरजेंसी की, आपातकाल। इमरजेंसी को देखेंगे, ऐसे क्या रीजंस थे जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। बात करेंगे दोस्तों एक एक चीज की। 4 रीजंस है बेसिकली, 4 इंपॉर्टेंट मोटे मोटे रीजंस हैं। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वर्ड्स हैं ऑल इंडिया रेडियो 26 जून की, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया है और पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पैनिक करने की ही जरूरत थी। तो यही है कि प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने इस प्रोक्लेमेशन को साइन किया और उसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई। बस ये अगले 2 साल जो हैं 1977 तक, मार्च में इसको हटाया गया 1977, और अगले 2 साल अंधकार में डूब गए। भारत का सबसे काला अध्याय इमरजेंसी को बोला जाता है। इसके बाद लोग इतना ज्यादा डर गए थे, सारे के सारे पॉलिटिशियंस को जेल में बंद, एकदम आवाज आप नहीं उठा सकते थे। ऐसा बोला जाता है कि इमरजेंसी के पीछे असली दिमाग तो संजय गांधी का था। संजय गांधी जो कि छोटे बेटे थे इंदिरा गांधी के, तो उन्हीं का ही मेन दिमाग था। प्लेन क्रैश में उनकी हत्या, मतलब वो उनका देहांत हुआ था। तो मेन चीज वही जो थी वो वही कंट्रोल करते थे, संजय गांधी। और इंदिरा गांधी तो बस पुत्र मोह में इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी कि वो सारी बातें मानने लगी। तो हम इमरजेंसी की बात करेंगे। तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टिविस्ट, सबको जेल में बंद किया गया। तो देखिए इमरजेंसी लगाई क्यों जाती है। पहली बात तो आप देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें, भारत के संविधान की अगर बात करें, हमको 3 तरीके की इमरजेंसी देखने को मिलती है। सबसे पहले तो होती है हमारी नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, यही इमरजेंसी लगाई गई थी। नेशनल इमरजेंसी जो है, ये अगर मान लीजिए एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो, कोई वॉर हो, हम वॉर लड़ रहे हैं, जैसे अभी तक 3 बार इमरजेंसी लगाई गई, 1962, 1971। अब ये तो हम वॉर लड़ रहे थे ना, पाकिस्तान से, फिर चाइना से वॉर लड़ रहे थे, इधर पाकिस्तान से बांग्लादेश वाला वॉर, और फिर 1975। इसके बाद इमरजेंसी नहीं लगाई गई क्योंकि इमरजेंसी लगाना बड़ा मुश्किल हो गया था ना। नहीं तो फिर अभी आर्म्ड रिबेलियन है, नहीं तो इससे पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस। एक्चुअली क्या था कि हमारे संविधान में है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा ये 1978 से पहले तक, तो इमरजेंसी लगा दी जाएगी। अब दोस्तों ये इंटरनल डिस्टर्बेंस है क्या, इसका मतलब क्या, ये डिफाइन ही नहीं है। और हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो डिफाइन नहीं है। अब जहां पे डिफाइन नहीं होती वहां पे प्रॉब्लम होने लगती है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देके क्या है, व्हाट इज, क्या सिविल वॉर है, क्या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब क्या है इसका। तभी दोस्तों इसी दौरान जैसे इमरजेंसी लगी तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इतने सारे कानून बदले गए, संशोधन बदले गए। फंडामेंटल राइट्स ज्यादा ऊपर है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ज्यादा ऊपर है, इस पे बहस। देखिए फंडामेंटल राइट्स पे भी तो ये था ना कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपके पास होंगे तो आप कोर्ट चले जाएंगे, आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। जैसे 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई तो हेबिस कॉर्पस के तहत, आर्टिकल 32 हेबिस कॉर्पस के तहत बहुत सारे लोगों को छोड़ा जुडिशरी ने। क्योंकि दोस्तों जब भी डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम होती है तो जुडिशरी सामने आती है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव तो साथ में काम करते हैं, लेकिन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो आपको न्यायपालिका ही बचाएगी। तो पहले तो शुरुआत से यही था ना कि फंडामेंटल राइट्स को कर्ब किया जाए, फंडामेंटल राइट्स को कम किया जाए जितना हो सके। हर सरकार ये चाहती है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपको ताकत देती है ना, आपके हिसाब, आपके पास पूरी ताकत है। अब सरकार ये नहीं चाहती है, सरकार चाहती है कि कुछ चीजों में जनता को ताकत ना रहे। अब हम ये देखते हैं कि 1971 में जब केशव नंदा भारती केस आया तो उसने सब कुछ बदल दिया। केशव नंदा भारती केस में फंडामेंटल राइट को सुप्रीम बता दिया उसने, 1972 में आया था, आई एम सॉरी। तो इसमें यही था कि भाई तुम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं तोड़ोगे, जुडिशरी ने ये बोला था, और फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये केस टू केस वेरी करेगा, तो फाइनली फंडामेंटल राइट्स की उदय हुआ, जीत हुई। लेकिन उसके बाद भी ये टसल रुकी थोड़ी ना भाई। अब जब एक बार बोल दिया जुडिशरी ने कि भाई देखो फंडामेंटल राइट्स ही सुप्रीम है, उसके बाद फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स में बहस हो गई, क्योंकि सरकार चाहती थी फंडामेंटल राइट्स को ही ऊपर किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली जीता फंडामेंटल राइट। तो अब यहां पे हमें देखते हैं कि 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करती है। अब नेशनल इमरजेंसी आप इंटरनल रिबेलियन जब होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस, उस पर आप लगा सकते हैं। अब यही 44th अमेंडमेंट एक्ट देखिए,
जब इमरजेंसी लगाई गई उसके बाद लोग इतने दहशत में थे, जैसे इमरजेंसी हटाई गई जितने पॉलिटिशियन थे वो ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड में थे कि भैया अब इमरजेंसी के प्रावधान इतने टफ कर दो कि बिना बात के कोई इमरजेंसी ना लगा पाए। पहले ऐसे ही इमरजेंसी लगा दी जाती थी, प्रेसिडेंट ने एक साइन किया इमरजेंसी लग गई। पहले प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा ताकत होती थी। इनफैक्ट स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी से डील करता है। अब तक सारे राज्यों में स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है। पंजाब पहला था जिसमें स्टेट इमरजेंसी लगाई गई थी। 100 से ज्यादा बार राज्यों में स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है। तो ये भी पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रेसिडेंट के पास था, प्रेसिडेंट पास एक साइन करता था, हो गया काम। लेकिन अब आपको पार्लियामेंट से पूछना है, सारी कैबिनेट से पूछना है, प्लस ये जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है। मिनर्वा मिल्स केस 1980 की अब जुडिशियल रिव्यू होगा इमरजेंसी का। इमरजेंसी जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है, ये जुडिशरी देखेगी। तो पहले खाली प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट उस समय फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में बोला जाता वीक प्रेसिडेंट है ना, तो उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन बाद में जब 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया, जब जनता पार्टी की सरकार आई, अभी हम बात करेंगे, तब उन्होंने बोला कि भाई इमरजेंसी प्रावधान सबसे पहले खतरनाक करो। तो पहले सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या, 50% प्लस 1। मेजोरिटी मतलब क्या है कि 51-100% है, तो 51-100 लोग हैं तो 51 लोग मेजोरिटी में हो गए। लेकिन अब स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, 2/3 लोग, जैसे 100 लोग हैं तो 66 लोग और चाहिए। ऊपर से आपको कैबिनेट से पूछना पड़ेगा, आप ऐसे ही इमरजेंसी नहीं लगा सकते। और अब प्रेसिडेंट के पास इतनी ताकत नहीं है, जुडिशरी ही सुप्रीम है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, फंडामेंटल राइट सबको सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो अब आपको पार्लियामेंट से बार बार अगर आपको इमरजेंसी लगानी है तो आपको पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा। और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, जो अभी तक नहीं लगी है। तो इमरजेंसी, आप एम लक्ष्मीकांत मेरी सीरीज खोलिएगा, उसमें इमरजेंसी के बारे में मैंने पूरा बताया, आप वो देख लीजिएगा। तो बेसिकली ये है आपकी इमरजेंसी। तो अब 1978 में प्रावधान आया, लेकिन उससे पहले तो इमरजेंसी लगाई जा सकती थी। तो 21 महीने तक ये इमरजेंसी चली है, 1 साल 9 महीने तक ये इमरजेंसी चली है। और फाइनली मार्च में इसको हटाया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस का इसमें हवाला दिया गया। आई होप आप इमरजेंसी का बैकग्राउंड समझ गए होंगे। तो अब ये 4 रीजंस हैं, 4 बड़े रीजंस हैं जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी? एक तो देखिए, अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो थोड़ा आप ये समझिए, बैकग्राउंड समझिए, पॉलिटिक्स, भारत में पॉलिटिक्स कैसी थी। 1947 के बाद, मतलब 1951 में जब जनरल इलेक्शन हुए, तो जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत ही पावरफुल। अब उनकी जितना भी क्रिटिसिज्म हो, लेकिन ही वाज वेरी वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। आप समझिए कितने पावरफुल थे कि 1964 तक, जब तक इनकी मौत नहीं हुई, तब तक इनको कोई हरा नहीं पाया था। लगातार ये कई बार कई लोगों ने, ये तो भाई कांग्रेस सेंट्रिक सरकार है, ये सेंट्रलाइजेशन हद से ज्यादा है, जवाहरलाल नेहरू को कोई हरा ही नहीं पाया था। लेकिन जैसे ही जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ, तब चीजें गड़बड़ हुई। अब यहां पे 1965 में फिर के कामराज किंग मेकर माने जाते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाया। लाल बहादुर शास्त्री बहुत स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर अगेन, लेकिन उनका 1966 में मौत हो गई। अब उसके बाद प्रधानमंत्री बने कौन? तो इंदिरा गांधी आई। अब इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में बहुत ज्यादा टसल थी, खैर उस पर हम इतना नहीं जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली इंदिरा गांधी ने बाजी मारी। अब शुरुआत में इंदिरा गांधी को तो कोई सपोर्ट ही नहीं था, ये क्या करेगी गूंगी गिड़िया, सब इतना चढ़ाते थे, अरे तुम कहां, एक तो वैसे ही पॉलिटिक्स में औरत की एंट्री, ये हालांकि इंदिरा गांधी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है, औरतों की पॉलिटिक्स में एंट्री जो है वो बहुत कम रहती है, बहुत कम। लेकिन इंदिरा गांधी बहुत बड़ा एग्जांपल है, पहली देश की महिला प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत ही पावरफुल रही हैं। इंदिरा गांधी भी बहुत बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी। और एक के बाद एक इंदिरा गांधी ने डिसीजन लेने शुरू किया। अब उनके जो सचिव थे PN हक्सर, उनका भी बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। इंदिरा गांधी की बात थी, वो सुनती थी। अब ये हुआ कि उसके बाद फिर बाजी मारी इन्होंने। अब फिर 1971 में जब हुआ, 1971 में जब बांग्लादेश को लिबरेट किया, तब तो इंदिरा गांधी की लहर दौड़ गई। लेकिन इसके बाद चीजें खराब हो गई। इंदिरा गांधी के ऊपर एक इल्जाम लगने लगे और अब लोगों में आक्रोश भी बढ़ने लगा। 1971 के बाद दोस्तों इंदिरा गांधी ने मतलब बहुत भयानक तरीके से जीत हासिल की थी, लेकिन अब यह जीत खटकने लगी। अब यह शुरुआत हुआ गुजरात से। 1973 में गुजरात LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद, वो स्ट्राइक पे चले गए। स्कूल फीस की हाइक को लेके स्कूल फीस बढ़ा दी गई थी। अब दोस्तों स्कूल फीस को तो एक बहाना था। होता क्या ना कि जब बहुत टाइम से गुस्सा होता है तो एक चिंगारी ही उस आग को जला देती है, मतलब उस आग को भड़का देती है, वो काफी है।
तो अब बहाना बस ये था कि चलो स्कूल फी हाई हो गई, लेकिन करप्शन है ना, और कोई भी अगर आवाज उठाता था तो उसको क्रैकडाउन, तो ये सब चीजें लोगों में थी, स्पेशली यूथ में। तो इसको लेके पूरे के पूरे गुजरात में एक के बाद एक आंदोलन होने लगे। और याद रखिएगा कि छात्रों में बड़ी ताकत होती है। भारत का इतिहास छात्रों ने बदला है। तो जब भी छात्र आंदोलन होंगे, युवा खून बड़ा गर्म होता है, सब उड़ा के ले जाएगा, वो यही हुआ। तो इसकी शुरुआत होती है नवनिर्माण आंदोलन गुजरात से। गुजरात यूनिवर्सिटी भयंकर प्रोटेस्ट की, तुरंत स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करो, इसको नवनिर्माण मूवमेंट बोला गया। अब उस समय चीफ मिनिस्टर चिमन भाई पटेल थे और सरकार थी कांग्रेस की। अब वही है कि करप्शन बहुत ज्यादा था और बड़ा चिमन चोर उस समय काफी ज्यादा नारा चला था। तो अब स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया और धीमे धीमे पूरा गुजरात जो है इस मूवमेंट में उसने पार्ट लिया। और फाइनली 1974 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने असेंबली को सस्पेंड कर दिया, यानी कि सरकार को बर्खास्त कर दिया और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो ये पहली हार थी इंदिरा गांधी की। देखिए 1967 में जब इलेक्शंस हुए थे, पूरे भारत भर में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद 12 राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार खो दी। फिर 1971 के बाद कांग्रेस वापस जोड़ पाई, मतलब झटका बहुत ज्यादा लगा, पॉलिटिक्स चेंज हो गई एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू के बाद। दूसरा जो और बहुत प्रोमिनेंट रीजन था जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण। अगर आजादी के बाद कोई सबसे बड़ा लीडर हुआ है तो वो है जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जिनको बोला जाता था, हद से ज्यादा ईमानदार, गांधीयन। जयप्रकाश नारायण का एक ट्रांजिशन हुआ कि पहले वो रेवोल्यूशनरी थे, मतलब पहले वो मार्क्सिस्ट थे, उसके बाद वो गांधीयन बने, सोशलिस्ट बने। तो ये जो पूरा ट्रांजिशन है शानदार रहा। जयप्रकाश नारायण की आप कहानी पढ़िएगा, मैंने 1 घंटे की इनकी बायोग्राफी रिव्यू की है, बेहतरीन लीडर जयप्रकाश नारायण। तो भाई अब यहां पे गुजरात में इतनी बड़ी जीत, बिहार वाले कैसे पीछे रहे? एक सेम तरीके का मूवमेंट जो है बिहार में चालू हुआ। अब वही है कि 1974 में जितनी भी ऑपोजिशन फोर्सेस थी वो वापस लेकिन ये भी जो मूवमेंट है ये भी स्टूडेंट्स ने ही चालू किया था। अब स्टूडेंट्स ने ये चालू किया, सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा। आज जो आप देख रहे हो ना, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जितने भी बड़े बड़े जो क्या कहते हैं, अरे कौन है वो डिप्टी सीएम का नाम भूल गया, सुशील कुमार मोदी, ये जितने भी बड़े बड़े लीडर्स है ना, ये इसी मूवमेंट से निकल के आए, जेपी मूवमेंट से ही निकल के आए। तो जेपी मूवमेंट जो शुरू हुआ वो एक ऐसी आंधी थी जिसने सब कुछ बहा के, टोटल रेवोल्यूशन। जेपी ने, क्योंकि एक लीडर चाहिए तो सब जेपी के पास गए। तो जयप्रकाश नारायण ने शर्त रख दी, क्योंकि अभी बिहार में हिंसा हो रही थी, बिहार में तोड़फोड़ हो रही थी, तो जयप्रकाश नारायण ने शर्त रख दी कि भाई देखो हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा होगी, जिस वक्त हिंसा होगी तो मैं विड्रॉ कर जाऊंगा। तो सबके सब मान गए और टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया। 71 साल के थे उस समय, टोटल रेवोल्यूशन की संपूर्ण क्रांति लेके आएंगे। बस इंदिरा गांधी थरथर कांपने लगी। ये इस तरीके के पोस्टर कि इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई, भ्रष्ट इंदिरा गांधी त्याग पत्र दो, इस तरीके के पोस्टर्स लगने लगे। जेपी मूवमेंट पटना ग्राउंड में इतने, मतलब लाखों लोग अटेंड करने आए जब इन्होंने, तब ये पता चल गया था कि भाई अब इंदिरा गांधी गई, अब ये इनका काम जो है, इनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया। अब यहां पे जेपी ने बोला कि जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं, जो आपके एमएलए एमपीज हैं, उन पे प्रेशर बनाओ कि वो इस्तीफा दे, ताकि कांग्रेस सरकार जो है वो गिर जाए। वो हर जगह गए, नॉर्थ इंडिया गए, ट्रेडर सेक्शन, एवरीवन जॉइंड दिस मूवमेंट। ये चीज है। तो अब इंदिरा गांधी इससे भी डर गई और फाइनली इंदिरा गांधी ने ये बोला, जब इमरजेंसी के बाद ये बोला कि जेपी मूवमेंट जो है वो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री है, और ये बोला था 1976 में कि आ जाओ फिर इलेक्शन लड़ लो। जेपी ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने तुरंत ही, हम ये देखते हैं कि इमरजेंसी लगा दी। ये चीज है। ये तीसरा पॉइंट, ये जो रेलवे प्रोटेस्ट हुए, अगर सोचिए रेलवे ही प्रोटेस्ट पे चली जाए तब आप क्या करेंगे? भारत की लाइफलाइन है रेलवे। जॉर्ज फर्नांडिस बहुत शानदार लीडर थे दोस्तों, आप उनकी भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। बहुत ही गरीब मतलब परिवार से, ठीक ठाक परिवार था, लेकिन इन्होंने अपना परिवार को छोड़ दिया था और फिर ये गलियों में गए, फुटपाथ पे इन्होंने जिंदगी बिताई। बाद में तो डिफेंस मिनिस्टर हुए ना, बीजेपी के थे जॉर्ज फर्नांडिस। तो जॉर्ज फर्नांडिस जो हैं
वो पहले ट्रेड यूनियन लीडर बने। अब जब इन्होंने देखा कि भाई रेलवे की हालत इतनी खराब, रेलवे की हालत उस समय दोस्तों बहुत खराब थी। जो लोको पायलट थे 24-24 घंटे उनको ड्यूटी करनी पड़ती थी, एक दिन छुट्टी नहीं, और सैलरी भी बिल्कुल नाम मात्र। एक सफाई कर्मचारी को इससे ज्यादा सैलरी मिलती है। तो यहां पे रेलवे में बहुत ज्यादा गुस्सा था। मई के पहले हफ्ते में ये स्ट्राइक शुरू होती है। जॉर्ज फर्नांडिस मिले, सारे ट्रेड यूनियन से मिले, ट्रेड यूनियन के लीडर थे ही, और उसके बाद फिर यहां पे रेलवे से मिले। अब जितने भी जो रेलवे कर्मचारी थे वो स्ट्राइक पे चले गए। अब आप देख रहे हो कि 1972 से लेकर 75 तक, पहले चिमन भाई पटेल जनता दल के, अब शायद मैंने कांग्रेस बोल दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी थे वो, लेकिन उस समय जनता दल इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ में ही सब मिलकर सरकार बनाती थी। तो पहले तो चिमन भाई पटेल, उसके बाद बिहार का मूवमेंट, और फिर अब ये रेलवे स्ट्राइक। तो और दिमाग खराब हो गया इंदिरा गांधी का कि भाई अब इनको कैसे रोके। अब प्रॉब्लम यह हुई कि 1 महीने तक स्ट्राइक चली, मतलब लगभग 3 हफ्ते से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्राइक चली, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मतलब कोई मांगे नहीं मानी गई, स्ट्राइक को खत्म करना ही पड़ा, क्योंकि पूरा देश जो है वो रुक सा गया था। और इंदिरा गांधी ने प्रोटेस्टर्स पे भयंकर उनका क्रैकडाउन किया, एक एक को पकड़ के गिरफ्तार किया। जो रेलवे के क्वार्टर्स दिए जाते थे उनकी फैमिली को बाहर खदेड़ दिया। और ज्यादा गुस्सा इंदिरा गांधी के खिलाफ। ये रेलवे स्ट्राइक थी उस समय, ये हालात थे कुछ। अब तो रेलवे बहुत बढ़िया है यार। रेलवे की लोको पायलट की जो सैलरी है वो मिनिमम 50,000 है। मतलब जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 45 से 50,000 मिलेगी, और फिर वो आपको इंसेंटिव भी मिलता है। मतलब हर दो, अगर आप फ्री ड्राइवर हैं तो हर 2 किलोमीटर पे, ऐसे भी आपको हर 2 किलोमीटर पे मिलता है। और आया था ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। पहले आप शंटिंग ड्राइवर बनोगे, फिर आप मालगाड़ी, फिर उसके बाद आपको एक्सप्रेस। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी, 1 लाख तक भी चली जाती है, मतलब अगर पूरा आप जोड़ लें तो। देन राजनारायण वर्डिक्ट, ये बड़ा शानदार। राजनारायण ये जो थे, ये नेता थे, और ऑपोजिशन पार्टी, ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट सब इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, सब के सब गलियों में आ गए थे। अब उस समय सोशलिस्ट लीडर थे राजनारायण। अब उन्होंने इंदिरा गांधी पे मुकदमा ठोक दिया। राजनारायण रायबरेली से इंदिरा गांधी से हार गए थे 1971 इलेक्शंस में। तो राजनारायण ने बताया कि भाई इंदिरा गांधी जो हैं, उन्होंने गलत तरीके से सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया और इसमें घपलेबाजी की। अब बहुत ही बेकार आरोप लगाए थे कि इन्होंने सरकारी जो जीप है उसका इस्तेमाल किया। अब सरकारी जीप का इस्तेमाल किया इन्होंने, और एक मुर्गी चुराने का आरोप लग गया इंदिरा गांधी पे। तो इस तरीके के जो आरोप थे, मतलब बड़े बड़े छोटे आरोप थे, लेकिन इंदिरा गांधी इसमें हार गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि हाँ सही बात है, और इंदिरा गांधी को इलेक्शन लड़ने से बैन कर दिया कि तुम इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती। ये चीज है। तो ये सब जब कुछ हुआ, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि हाँ भाई इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस तो इंदिरा गांधी ने की है, रायबरेली से जो आपने इलेक्शन लगाया गड़बड़ तो हुई है, तो केस हुआ इनके ऊपर रिश्वत देने का, सरकारी मशीनरी यूज करने का। अब शी वॉज डिस्क्वालिफाइड, 6 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तब इंदिरा गांधी को लगा कि मेरा सब कुछ छिन गया है, अब कोई चारा नहीं है। 12 जून 1975 में यह फैसला आया। 1971 में 4 साल लगे फैसले आने में। और ऑपोजिशन लीडर्स, अब सबको पता चल गया था, जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स थे उनको पता चल गया था कि अब इंदिरा गांधी का खेल खत्म, अब ये चलेगी नहीं, खत्म करो इसे, हमारी सरकार आएगी, इलेक्शंस होने ही वाले। 1976 में इलेक्शन तो थे ही। भाई जेपी को बोला था 1976 में इंदिरा गांधी ने कि अच्छा बहुत ज्यादा उछल रहे हो, आओ इलेक्शन लड़ लो। तो जेपी ने बोला हाँ इलेक्शन लड़ेंगे 1976 में। 1971 में इलेक्शन हुए, कांग्रेस भयंकर जीती। अब 1976 में इलेक्शन होने थे, है ना। अब 1976 में इलेक्शन होने से पहले ही 22 जून 1975 में ही, मतलब 26 जून 1975 1975 इन्होंने इमरजेंसी लगा दी। ये चीज है। 24 जून 1975 आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल स्टे, जो हाई कोर्ट की रूलिंग थी, अब हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो स्टे लगा दिया। तो प्राइम मिनिस्टर तो रही इंदिरा गांधी, जब तक अपील को रिव्यू नहीं किया तब तक आप प्रधानमंत्री रह सकती, लेकिन इंदिरा गांधी को भी पता था कि बचूंगी नहीं मैं। तो फिर वही 25 जून 1975 बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में। जयप्रकाश नारायण को हर कोई सपोर्ट कर रहा था। बस इसी दिन इमरजेंसी लगा दी गई, रात में इमरजेंसी लगा दी गई। और फाइनली पूरा का पूरा भारत जो है वो इंदिरा गांधी, एक ही इंसान के कंट्रोल में आ गया। हालांकि संजय गांधी इसको
क्या कहते हैं कि वही बोला जाता है कि पूरा जो डिसीजन था वो संजय गांधी का ही था। अब ये जो 2 साल हुए, इमरजेंसी के जो 2 साल हुए, बड़े ये काला अध्याय माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया और काफी मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो एक्टिविस्ट थे, उनको अरेस्ट किया गया। टॉर्चर, कुछ लोगों को तो टॉर्चर किया जाता था। जो एक्टर्स थे, एक्टर्स ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये बोल दिया था ना, बहुत सारे जो एक्टर्स थे, जो परफॉर्मर्स थे, तो जो दूरदर्शन में प्रोग्राम होता था, बोलता था इंदिरा गांधी की तारीफ करो, तो काफी लोगों ने बोला था कि भाई हम नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो वायरल हुई। तो ये जो इमरजेंसी थी, इसमें लोगों के जो राइट्स थे वो छीन लिए गए थे। फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन की भी हमको बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं कि जबरदस्ती नसबंदी लोगों की करवाई गई। जामा मस्जिद का पूरा एरिया क्लीन करवा दिया गया। कितने लोग मर गए उसमें। संजय गांधी गए और उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद पूरा का पूरा क्लियर करो। वहां पे बहुत गरीब लोग रहते थे कि नहीं इसको खूबसूरत बनाएंगे। अब फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो बहुत ही, अब ये उन्होंने किया था, लेकिन फिर क्या हुआ 1975 के बाद क्या हुआ कि इमरजेंसी जो है वो 21 मार्च 1977 में हटाई गई। हालांकि संजय गांधी नहीं चाहते थे इमरजेंसी हटे, लेकिन इंदिरा गांधी ने बोला कि नहीं, इमरजेंसी हटानी पड़ेगी क्योंकि अब लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सही में क्रांति आ जाए। तो फिर इमरजेंसी हटाई 1977, 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी हटाई गई। फिर इलेक्शन हुए, इंदिरा गांधी बुरी तरीके से हारी। फिर उसके बाद जनता पार्टी सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार 1977 से लेकर 1988 3 साल तक इनकी सरकार रही। गलती यहां पे ये कर दी थी जयप्रकाश नारायण ने कि वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बने। चलो खुद नहीं बने, लेकिन एक ऐसे इंसान को उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था जो देश के लिए सोचे। मोरारजी देसाई वाकई बहुत IAS ऑफिसर थे, चीफ मिनिस्टर रहे और मतलब कांग्रेस में काफी ज्यादा एक्टिव रहे। बट एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी मोरारजी देसाई की कि कहीं ना कहीं उनको सत्ता का लालच तो था। वो हमेशा से ही चाहते थे कि सबसे सीनियर लीडर मैं हूं तो मैं प्रधानमंत्री बनूं। अब 1977 में मोरारजी देसाई तो प्रधानमंत्री बने, लेकिन अगर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते तो कमाल हो जाता। लेकिन चंद्रशेखर ने ऑफर को ठुकरा दिया। बहुत बड़ी गलती थी। चंद्रशेखर की बायोग्राफी रिव्यू की है, वो भी 1991 में प्रधानमंत्री थे। वो आज तक कभी मंत्री नहीं बने, और बने तो सीधे प्रधानमंत्री बने। तो चंद्रशेखर पे भी ऑफर गया, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। और इसका नतीजा ये हुआ कि सबसे पहले तो 44th अमेंडमेंट एक्ट आया और एक के बाद एक केस थोप दिए गए इंदिरा गांधी के ऊपर। अब इंदिरा गांधी की एक संवेदना की लहर भी दौड़ पड़ी। और फिर जब 1980 में इलेक्शन हुए, दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में आज तक सबसे ज्यादा वोट 1980 में बटोरे। 380 से ज्यादा सीट आई थी। इतने 1951 के भी इलेक्शंस में सीटें नहीं आई थी कांग्रेस को, ये चीज। और फिर आपको पता ही कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ 1984 में जून में, और अक्टूबर में ही इंदिरा गांधी को मार दिया गया 1984 के बाद। फिर राजीव गांधी, और उसके बाद फिर कोलिशन पॉलिटिक्स का एरा जो है वो शुरू हो गया। तो ये इमरजेंसी के 4 रीजंस, आई होप आपको पसंद आए होंगे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सबसे पहले तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, हमने बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं। उसके बाद 10 तारीख को एग्जाम है यूपीएससी का, तो हम हर दिन टेस्ट सीरीज ला रहे हैं आपके लिए, और ये टेस्ट सीरीज आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं studyglowes.com से। अब इसमें शाम को 5 बजे आधे घंटे के लिए आपको 10 सवाल दिए जाएंगे। अपनी परफॉर्मेंस चेक करिए, आप देखिए आपकी रैंक क्या आती है। टोटल 300 सवाल होंगे 9 अक्टूबर तक, प्लस 8 अक्टूबर को हम यूपीएससी की एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, एक प्रैक्टिस सेशन 100 सवालों का। तो जरूर उसको अटेम्प्ट करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।